दूसरी तरफ उसी गांव की चौपाल पर मुखिया हरि सिंह अकेले एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी सामने से दो शहरी लड़के आने लगते हैं, रवि और माला। दोनों शहर से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए बलियापुर गांव आए हुए थे। जैसे ही वो दोनों मुखिया जी के पास आते हैं, तभी वहां बैठे मुखिया जी ने जोर से चिल्लाते हुए उनके तरफ देखते हुए कहा, बेटा जल्दी इस गांव से, जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। इस गांव की मिट्टी तो अच्छी है, लेकिन इस गांव के उस पहाड़ी पर जो राजा साहब की बरसों पुरानी हवेली है, वहां सिर्फ मौत है। काका, ये बोल के हम डरने वालों में से नहीं हैं। हमने सुना है कि राजा भानु प्रसाद की हवेली में कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान नहीं समझ पाया। इसीलिए हम उस हवेली में जाके पता करने आए हैं कि उस हवेली में ऐसा क्या है जो लोग आज भी उस हवेली के पास जाने से भी डरते हैं। तभी उनके पीछे से उसी गांव के पंडित श्यामलाल, जो एक बहुत ही अनुभवी पंडित हैं, वो आने लगते हैं। उनके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी और माथे पर गहरा लाल कलर का तिलक लगाया हुआ था। जैसे ही वो वहां आए, उन्होंने रवि की आंखों में झांका और बोले, बेटा, इस गांव में विज्ञान की बातें नहीं करो तो बेहतर होगा, क्योंकि राजा साहब की हवेली किसी विज्ञान की मोहताज नहीं है। यहां तुम अपनी विज्ञान की बातें करना ही मत। जहां से राजा भानु प्रसाद के हवेली के वो डरा देने वाले रहस्य शुरू होते हैं, वहीं से तुम्हारा विज्ञान खत्म होता है। जहां से भानु प्रसाद का डर शुरू होता है, वहां किसी भी इंसान का पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस हवेली की ईंटें आज भी जिंदा इंसानों के खून की प्यासी हैं। ये सब देख के वहीं दूर खड़े उसी गांव के दो लोग, हरिया और मोहन, आपस में बातें कर रहे थे। मोहन, सुना तुमने? ये शहरी लड़के हमारे गांव की राजा साहब के हवेली की सच्चाई जानने हमारे गांव आए हैं। राजा साहब की हवेली के तहखाने में आज भी सोने की अशर्फियां दबी हैं। अगर हम इन शहरी लड़कों के साथ उस हवेली के अंदर घुस गए तो हमारा काम बन जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे। अरे नहीं भाई हरिया, मेरी पत्नी रेवती कहती है कि जो उस राजा साहब के हवेली के साये में आ जाता है, वो कभी उस राजा साहब के हवेली से जिंदा वापस घर नहीं आया। भाई हरिया, मुझे तो अपनी जान प्यारी है, ना कि वो हवेली का खजाना। अगर तुम्हें जाना है उन शहर वालों लड़कों के साथ तो तू जा सकता है, लेकिन मैं नहीं आने वाला तुम्हारे साथ उस मौत के हवेली में। अबे वो मोहन, डरपोक मत बन। मुझे पता है कि तू ये बातें क्यों कर रहा है। तुझे ऐसा लगता है कि पंडित जी हमें उस हवेली में जाने के लिए रोकेंगे? तुझे इसी बात का डर है ना? अबे मोहन, पंडित जी तो हमें उस हवेली में जाने के लिए डराएंगे ही, लेकिन आज हम उस शहरी लड़कों के साथ उस हवेली में जाके ही रहेंगे। इतना बोलते ही दोनों, हरिया और मोहन, उन शहरी लड़कों के पास जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, तभी वहां खड़े पंडित जी उन्हें देख के कहते हैं, आ गए, आ जाओ, तुम्हारी ही कमी थी जो तुम दोनों भी यहाँ आ गए। पंडित जी, ये क्या बोल रहे हो आप हमें? भले ही हम पैसों के लालची हैं, लेकिन आज हम दोनों इस शहर से आए लड़कों को उस हमारे गांव के राजा साहब की हवेली दिखाने ले जाएंगे। सच में? क्या आप हमें उस हवेली तक ले जाओगे? शुक्रिया भाई साहब, जो आप हमारी मदद कर रहे हो। अरे बेटा, इसमें मदद की क्या बात है? ये तो हमारा काम है। अगर तुम जैसे शहर के लड़कों की हम गांव के लोग मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलो जल्दी आप दोनों को हम हवेली के पास लेके चलते हैं। बेटा, मेरी बात याद रखना, अगर तुम दोनों उस हवेली के पास गए तो जिंदा वापस शहर नहीं जा पाओगे। जैसे ही तुम लोग उस हवेली के पास गए कि समझो तुम्हारा आखिरी समय आ गया। हाँ बेटा, एक बार और सोच लो। उस हवेली के पास जाना मतलब मौत को दावत देना होगा। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि इस दोनों के बातों में मत आ जाओ। ये तो थोड़े पैसों के लिए तुम्हारी जान खतरे में डाल रहे हैं। ये दिनों तो हमारे गांव के लालची इंसानों में से एक है। इन दोनों की बातों में आकर तुम दोनों उस मौत के हवेली में मत जाओ। पंडित जी, आप ऊन शहर के लड़कों को क्यों डरा रहे हो? आप दोनों तो उनकी मदद नहीं कर रहे हो, और हम उन लड़कों की हवेली में जाने की मदद कर रहे हैं, तो उसमें भी आप दोनों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, हम नहीं करते इनकी मदद। हम अभी यहाँ से घर लौट जाते हैं। अब ये शहर के लड़के जाने और आप जाने,
चल बे मोहन यहाँ से, हमें नहीं करनी है किसी की मदद। जैसे ही हरिया और मोहन घर के तरफ जाने लगते हैं, तभी रवि ने जोर से उनके तरफ देखते हुए कहा, अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? हम दोनों को उस राजा साहब के हवेली तक तो छोड़ दो। हम इस बात के आपको पैसे भी देंगे, तो प्लीज हमारे साथ हवेली तक चलो। ये सुन के दोनों हरिया और मोहन रुक जाते हैं। ठीक है, तो चलो हम दिखाते हैं आप दोनों को राजा साहब की बरसों पुरानी 800 साल पहले बनाई हुई हवेली। तभी हरिया, मोहन, रवि और माला राजा साहब की हवेली की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही दूर जाने के बाद हवेली के रास्ते से अजीब तरीके से किसी के चिल्लाने की और हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो उस रास्ते पे कोई इंसान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। ये सब देख के रवि और माला डर जाते हैं। उन दोनों के शरीर ये सब देख के कांपने लगते हैं। तभी डरते डरते रवि हरिया को कहता है, भाई साहब, इस रास्ते से ये कैसी डरावनी आवाजें आ रही है? क्या ये आवाजें किसी भूत प्रेत की है क्या? क्या हवेली के पास जाना अभी उचित होगा? जो बातें वो काका और वो पंडित जी कह रहे थे, हो बातें क्या सच तो नहीं? उस हवेली में सच में राजा साहब की आत्मा रहती है क्या? रवि, हम वापिस शहर चले जाते हैं। मुझे भी ये रास्ता कुछ अजीब दिख रहा है। देखो ना, अभी हम हवेली के पास गए भी नहीं और इस रास्ते से ये कैसे अजीब डरा देने वाली आवाजें सुनाई दे रही है। अरे शहर के नौजवानों, तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो? इस रास्ते किसी भूत प्रेत की आवाजें नहीं, बल्कि इस गांव के पीछे जो घना जंगल है, ये आवाजें उसी जंगल के जानवरों की है। तुम दोनों डरो मत। जैसे ही थोड़ी दूर जाने के बाद वो सब लोग उस राजा साहब की 800 साल पुरानी हवेली के पास पहुंचे। उस हवेली के गेट पर एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, जिसका नाम मंगदराम था। वो पिछले 60 सालों से उस हवेली की चौकीदारी कर रहा था। लोग कहते थे कि वो इंसानों से ज्यादा रूहों से बात करता है। जब हरिया, मोहन, रवि और माला वहां पहुंचे